पहली कुंडली है 28 जून 1982। जून 28 1982। 1930 19:30 पलानी का जन्म है। मेल की कुंडली है। संतान की समस्या है, संतान नहीं हुई है अभी तक। संतान के विषय में देखना है। देखिए आप लोग। धनु लगन की कुंडली है, लग्नेश बृहस्पति एकादश भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति की पंचम पर दृष्टि भी है। पंचम भाव का स्वामी मंगल है। दसम भाव में आकर के बंध्या राशि में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पर विष्णु मास वगैरह में नहीं है, नक्षत्र भी ठीक है। गुरु भी विष्णु मास वगैरह में नहीं है। लेकिन संतान अभी तक नहीं हुई। 1982 का यहाँ पर क्या है, जन्म है। तो ये एक चीज यहाँ पे है थोड़ा कि संतान भाव का स्वामी तो बंध्या राशि में है, लेकिन इसके अलावा और कोई मेजर लगन में नहीं दिख रहा है सामान्य रूप से देखने पर। अब मंगल जो है संतान भाव का स्वामी है और गुरु कारक है, तो मंगल कन्या राशि में 18 अंश का है। यहाँ पर इसका मृत्यु भाग वगैरह भी नहीं होता है 18 अंश पर कन्या में। तो समस्या कहाँ पर है। वैसे दोनों कुंडलियां देखी जाती हैं। यहाँ पर पुरुष की कुंडली से हम जजमेंट बनाएंगे। पहला कारण है कि मंगल बंध्या राशि में है। दूसरा, यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि भी देख लीजिए। एक गुरु की दृष्टि है, एक केतु की है। एक शुभ ग्रह की और एक क्रूर ग्रह की। मंगल शनि और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। शनि की संस का है। मंगल 18, चंद्रमा 16, तो मंगल किसी गृह युद्ध में भी नहीं फंसा हुआ है। D7 देखेंगे तो D7 का लग्न लॉर्ड जो है शुक्र है, वह भी त्रिकोण में बैठा हुआ है। यहाँ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ी सी है, जो पंचम भाव का स्वामी मंगल है ये D7 में नीच का है। यानी लगन कुंडली में भी मंगल बंध्या राशि में है, बाधा कारक है। और यही मंगल यहाँ पर भी पीड़ित हो रहा है। भाव का स्वामी बहुत ही कमजोर होके निकल रहा है। यहाँ पर मंगल नीच का है। अब यहाँ पे एक तो मंगल के उपाय की जरूरत रहेगी, और कभी भी नोट करिएगा, संतान से जुड़ी समस्या जब रहेगी तो उपाय बताएंगे जब, तो गुरु को जरूर शामिल कर लेंगे। गुरु संतान का कारक होता है, तो गुरु का भी जब करवा देना चाहिए। मंगल का हो या जो पंचमेश है या जो बाधा बना रहे हैं, गुरु तो उसमें कॉमन एंटीबायोटिक रहेगा ही संतान वाले में। गुरु का बल लगना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम नक्षत्र से देख लें थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो मंगल है ये बैठा हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र में। मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा खुद बंध्या राशि में है। मंगल उप नक्षत्र में किसके है, बुध के है। बुध बंध्या बनाता ही है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा
कि जो पढ़ाऊंगा कभी, केपी के सिस्टम में आ जाता है थोड़ा सा ये, लेकिन सिद्धांत बता दूंगा वैसे आपको आ जाएगा। ये जो नक्षत्र आप देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड देखना बताया हूँ, उससे प्रिडिक्शन 10 ऑप्शन मिलाते हैं, वास्तव में ये केपी का ही सिस्टम है, बस बताया नहीं गया केपी है। केपी की बहुत सारी चीजें इसमें हमने शामिल कर दी हैं। उप नक्षत्र स्वामी जो होते हैं इसे थोड़ा सा बताना है, कभी इस पे देंगे क्लास। तो यहाँ पे कई कारण बन रहे हैं। एक तो मंगल यहाँ का स्वामी होके बंध्या, मंगल 27 में नीच का हो गया। अगला कारण यह है कि मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी चंद्रमा भी बंध्या राशि में है। नक्षत्र भी फल देता है, नक्षत्र लॉर्ड भी, तो वो भी बंध्या राशि में है। पुरुष की कुंडली में संतान के लिए बीज स्फुट देखा जाता है, तो ये बी फॉर बीज स्फुट, पराशर वगैरह में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आता है। गोली मतलब गुलिक है, बी मतलब बीज स्फुट है, और ये भृगु बिंदु है। भृगु बिंदु पे जब किसी ग्रह का गोचर होता है, शनि का आए, राहु का, केतु का, बृहस्पति का, तो जीवन में कुछ विशेष घटनाएं उस समय घटित होती हैं। ये सब यहाँ दिया रहता है। बीज स्फुट को देखें तो ये शनि की राशि में और गुलिक के साथ बैठा हुआ है। सबको पहले भी बताया गया है, फिर से भी बता रहा हूँ। पुरुष की कुंडली में बीज स्फुट और स्त्री की कुंडली में क्षेत्र स्फुट देखा जाता है। बीज स्फुट जो है और क्षेत्र स्फुट दूषित हो जाता है कब? जब यह शनि, राहु, केतु या गुलिक के प्रभाव में हो। तो यहाँ पे बीज स्फुट जो है ये गुलिक के प्रभाव में आ गया है, इसलिए संतान उत्पत्ति में यहाँ भी दिक्कत दिखाई दे रही है। शुक्र को देखेंगे तो वो भी छठे भाव में आ रहा है। तो दो मुख्य प्रॉब्लम है, गुलिक का कोई उपाय नहीं किया जा सकता है, गुलिक को चेंज नहीं कर सकते। गुलिक कहाँ कहाँ अच्छा होता है? तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में गुलिक। गुलिक क्या है? उपग्रह है। जैसे ग्रह है उपग्रह है, वैसे गुलिक भी उपग्रह होता है। ये भी असर देता है, शनि ग्रह से संबंधित होता है, मतलब छोटा शनि मान लीजिए इसे। तो शनि खुद हो बीज स्फुट के साथ तो दिक्कत देता है, छुटका शनि है तो भी दिक्कत तो देगा। इसलिए यहाँ पर संतान की बाधा बनी गई है। आवश्यक उपाय में मंगल के लिए उपाय और दूसरा गुरु के लिए उपाय किया जा सकता है। और शेष यहाँ पर परिणाम के लिए अगर हम देखें तो सप्तमेश की अंतरदशा 10/12/2024 से शुरू होगी। सॉरी, सप्तमेश नहीं, पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी मंगल है, उपाय इनका कर दिया गया है जहां तक याद है। गुरु की महादशा होगी, गुरु संतान भाव को देख रहा होगा, और गुरु संतान का कारक भी है। दूसरा मंगल की अंतर्दशा, जो कि संतान भाव का स्वामी है और संतान भाव को देख भी रहा है। तो यहाँ पर गुरु में मंगल 10/12/2024 से 16/11/2025 तक रहेगा। इस बीच में संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। ये जिनकी कुंडली है, जिनके माध्यम से आई है, उनको मंगल का उपाय कराया गया। गुरु का, गुलिक का छूट गया है क्योंकि ये बीज स्फुट के साथ है। तो गुलिक का क्या होता है? गुलिक के लिए जो वस्तुएं शनि की होती हैं वही गुलिक के लिए आप दान बता सकते हैं। संकल्प में बोल दिया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं शनि ग्रह, राहु ग्रह, तो ऐसा बोलने के बजाय उपग्रह बोल देंगे गुलिक उपग्रह की शांति के लिए, तो दान इसके लिए हो जाएगा। और मंगल के लिए जप, गुरु के लिए जप, ये इतनी रेमेडी। मंगल चूंकि लगन का मित्र भी है, तो आप मंगल के लिए स्टोन भी पहना सकते हैं। भाई कारक ग्रह है, यहाँ का स्वामी है पंचम भाव का, और लगन का मित्र है, तो मंगल के लिए स्टोन भी देने से पंचम भाव का बल थोड़ा और बढ़ेगा। गुरु के लिए पुखराज दिया जा सकता है, पंचम भाव को देख रहा है, लग्नेश भी है। इतने उपाय दिए जा सकते हैं। कई बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है तो वो वंश वृद्धि पे रोक लगाता है। अगर पंचम भाव कमजोर पड़ता है तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या काल सर्प वंश वृद्धि को रोकने का भी काम करता है। तो इनको इसका भी उपाय बताया जा सकता है। संतान में बाधा का सवाल था, कैसे एक्सप्लेन करना है? मैं जैसे एक्सप्लेन करता वैसे मैं बोल रहा हूँ। कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल है, जो कि बंध्या राशि में बैठा है, जो एक पहला कारण बन जाता है संतान में बाधा का।
यही मंगल अगर हम सप्तमांश कुंडली में देखें, क्योंकि सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है, और वही जो मंगल लगन का पंचमेश है वही सप्तमांश में नीच का है। तो ये बाहर से जो है बाधित है, और जब भीतर जाएंगे यमाराई करेंगे तो वहां पर नीच का है। दूसरा, अगर हम नक्षत्र से बल देखते हैं कि तो मंगल का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है, वो भी बधा हुआ है। नक्षत्र लॉर्ड भी बधा हुआ है, बंध्या में है, और राशि लॉर्ड भी बधा हुआ है, दोनों बधे हुए हैं, कौन काटेगा। ऊपर से जो बीज स्फुट है ये गुलिक के साथ है, राहु केतु शनि और गुलिक के साथ बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट संतान में बाधा करता है। इसीलिए यहाँ पर संतान की समस्या बनी है। एक उम्मीद जगती है क्योंकि दशा आने वाली है, गुरु में मंगल की अंतर्दशा आएगी, और इन दोनों ग्रहों का संबंध संतान भाव से बना हुआ है। गुरु का नक्षत्र देखेंगे तो राहु के नक्षत्र में है, राहु भी बंध्या में है थोड़ा, लेकिन उतना ज्यादा कोई यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद अभी बरकरार रखना है जब तक मंगल की अंतर्दशा निकल ना जाए, ऐसे आपको बोलना है और उपाय वगैरह बता देने हैं। दूसरी कुंडली पे चलेंगे। दूसरी कुंडली में भी यही सवाल है, संतान कब। यहाँ पर पति और पत्नी दोनों की कुंडली को हम लोग देखेंगे। डेट ऑफ मैं बर्थ बोल रहा हूँ, फिर देखिएगा, पहले पत्नी का दे रहा हूँ। 23 जून 1991, 23 जून 1991, 15 o'clock, 15 बजे, फरीदाबाद हरियाणा। ये स्त्री की कुंडली है। पहले इस कुंडली में संतान के लिए आप निष्कर्ष निकाल लेंगे, फिर अभी हस्बैंड का भी इनके है, उसको भी देख लेंगे। पहले इसमें अगर कोई कमी है तो देखते हैं। विवाह के 3-4 साल हुए हैं, अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, यही सवाल था इनका। तो संतान के लिए लगन के साथ D7 भी आपको खोल लेना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, थोड़ा आप 1 मिनट के लिए विचार कर लीजिए क्या हो सकता है। श्री राम सीताराम। जय श्री राम। चलिए देखते हैं। तुला लगन और तुला राशि की कुंडली है। लगन लॉर्ड और राशि लॉर्ड दोनों एक ही ग्रह बनेगा, शुक्र, जो कि दसम भाव में आके बैठा हुआ है। गुरु जो संतान का कारक है ये उच्च का है। पंचम भाव का स्वामी शनि है, जो कि आकर के बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। शनि है, और किसी भी भाव का स्वामी वक्री हो तो भाव के फल में देरी का आभास कराता है। अब यहाँ पर जो भाव का स्वामी है शनि, ये चतुर्थ में बैठा है और सामने से गुरु की दृष्टि में है। जो संतान का कारक होता है गुरु, उसकी दृष्टि में है, तो यहाँ से तो प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। क्षेत्र स्फुट स्त्री की कुंडली है, जब स्त्री जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो क्षेत्र स्फुट अपने आप निकल के आएगा। और आसन में जब आप कैलकुलेट करेंगे, पुरुष डालेंगे तो बीज स्फुट आएगा, और स्त्री डालेंगे तो क्षेत्र स्फुट। क्या क्षेत्र स्फुट केतु के प्रभाव में है। क्षेत्र स्फुट के साथ में केतु महाराज बैठे हुए हैं। राहु केतु शनि और गुलिक के प्रभाव से पुरुष का बीज और स्त्री का गर्भ, ये दोनों कंसीव करने में सक्षम नहीं होते हैं। अगर पुरुष का बीज स्फुट खराब है तो कमी पुरुष में है, स्त्री का क्षेत्र स्फुट खराब है तो कमी स्त्री में है। तो यहाँ पे क्षेत्र स्फुट का केतु के साथ होना एक कारण बन रहा है।
लेकिन भाव का स्वामी और उस पे दृष्टि, भाव का कारक उच्च का होना प्रॉमिस दिला रहा है कि संभावना बनी हुई है। यहाँ पर शनि महाराज वक्री है तो थोड़ा सा टाइम ये भी ले रहे होंगे। आ जाते हैं अब D7 में। D7 का जो लग्नेश है बृहस्पति है, और यह बृहस्पति यहाँ भी छठे भाव में गया हुआ है। छठे भाव में गया हुआ, अच्छा, पराशर की एक विशेषता है कि हर वर्ग कुंडली में सारी चीजें कैलकुलेट कर देता है। छठे भाव में जाना यहाँ भी देरी का संकेत दे रहा है। दूसरा, जो यहाँ पर संतान भाव का स्वामी शनि है उसे वर्ग कुंडली में देखेंगे। वर्ग कुंडली में क्या क्या चीजें देखते हैं? लगन जरूर देखना है, किसी वर्ग कुंडली का लग्न लग्नेश, और जिस भाव से जुड़ा प्रश्न है उस भाव से संबंधित ग्रह को। तो शनि को अगर देखेंगे तो शनि यहाँ पर कन्या राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ जो है क्षेत्र स्फुट गुलिक के संपर्क में है। D7 में जब कैलकुलेट करेंगे तो D7 में गुलिक के संपर्क में है क्षेत्र स्फुट। यहाँ केतु के संपर्क में है, यहाँ गुलिक के संपर्क में है। तो मुख्य जो कारण नजर आ रहा है वो बस यही है कि क्षेत्र स्फुट का केतु के संपर्क में लगन कुंडली में होना और D7 में गुलिक के संपर्क में होना, यह एक उचित कारण है। लेकिन हम डिसीजन लेने के पहले दूसरी कुंडली भी देख लेंगे, हस्बैंड की भी कुंडली देखेंगे। हस्बैंड की कुंडली देखें अगर, ये है हस्बैंड की कुंडली। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 21 नवंबर 1988, 21 नवंबर 1988, 6:15 6:15 सुबह के, अंबाला। अब इस कुंडली में अगर हम देखें तो तुला लगन की कुंडली ये भी है और मेष राशि है। पंचम भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं और पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर है। पंचम भाव का स्वामी शनि तीसरे में है। कुंभ में 17 अंश पर तो विष्णुमांश होता नहीं है, शनि धनु में है वहां भी नहीं होता। एक चीज मैंने अपने अनुभव से देखा है, राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि बड़ी खराब होती है। हमारी कुंडली में भी राहु 8वें है और शनि यहाँ है ना, तो ये अष्टम आयु है, स्वास्थ्य है, उसको पीड़ित रखता है। अब यहाँ पे ये चीज, शनि की राहु पर दृष्टि, काल सर्प आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है सर्प साप। सर्प साप का योग बनाता है शनि की राहु के ऊपर दृष्टि, तीसरी दृष्टि। शनि की सबसे खतरनाक दृष्टि कौन सी है? तीसरी। ये भी बाधा बना रहा है। अब इस कुंडली में हम D7 भी चेक कर लेते हैं। पुरुष की कुंडली में D7 आपके सम्मुख आ गया, और यहाँ पे हम बीज स्फुट भी चेक कर लेते हैं। बीज स्फुट यहाँ पर है। बीज स्फुट शनि राहु केतु के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं है? राहु की 5वीं दृष्टि बीज स्फुट पे आ रही है। समस्या दोनों कुंडलियों में थोड़ी थोड़ी है। अगर हम सप्तमांश को देखें तो मेष लगन है, लग्नेश मंगल अष्टम में स्वाग्रही है। चंद्रमा बुध जैसे दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु भी लगन को देख रहा है। जो यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी है लगन कुंडली में, वह शनि यहाँ भी स्वाग्रही है। ठीक है, संतान होने की संभावनाएं बनेंगी, है संभावना। प्रॉब्लम कहाँ है, क्या उपाय करना, पहले इसी कुंडली में उपाय देखते हैं। राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि, यह सबसे बड़ी बाधा है। नया पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, लिख लीजिएगा। जब भी राहु के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि जाए तो व्यक्ति को कभी कभी बुरे स्वप्न आते हैं। नदी में पहाड़, झील, सर्प देखना, मंदिर देखना, सपने में उड़ना, ये सारी चीजें दिखें तो समझ जाइए कि ये शनि राहु वाला दोष बना हुआ है। यह व्यक्ति के हर काम में रुकावट, विघ्न, बाधा भी डालता है। तो यहाँ पे उपाय क्या होता है? जब भी शनि राहु को देखेगा तीसरी दृष्टि से, विशेष रूप से तीसरी ज्यादा असर डालती है। शनि राहु एक साथ हो तो सापित दोष होता है ना, वैसा ही कुछ असर इसमें भी मिलता है।
इसमें राहु को सही करना पड़ेगा। राहु का मंत्र जाप होगा और एक मंत्र होगा नाग गायत्री का और एक सर्प सूक्ति का पाठ होता है। ये तीन चीजें करके हवन की जाती हैं अगर शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर हो तो जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों से बंधन कटता है। तो यहाँ पे एक तो ये होगा, बीज स्फुट से उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी कोई ऐसा नहीं है, हो जाएगा। इस कुंडली में सिर्फ यही बताएंगे। और भाव का स्वामी शनि भाव को देख रहा है तो ये भी एक प्रॉमिस दे रहा है होने के लिए। गुरु की, चंद्रमा में गुरु का अंतर्दशा चल रहा है। चंद्रमा बैठा है केतु के नक्षत्र में, गुरु बैठा है सूर्य के। तो पंचम भाव से संबंध नहीं बन रहा है। चंद्रमा में शनि आएगा फरवरी 2026 से। फरवरी 2026 में जब शनि आएगा, शनि भाव का स्वामी है तो भाव का फल देगा, भाव पे दृष्टि भी डाल रहा है। तो शनि दो प्रकार से भाव से जुड़ गया, एक तो भाव का स्वामी होकर के, दूसरा भाव पर दृष्टि डाल करके। तो ये दो प्रकार से शनि योग बनाएंगे। चंद्रमा तो केतु के उप नक्षत्र में बैठा हुआ है और केतु 11th में है, नक्षत्र में भी केतु के है, ठीक है, इससे नहीं दिक्कत है। चंद्रमा सप्तमांश के लगन में बैठा हुआ है, इसलिए चंद्रमा की महादशा भी अपना जोर लगाएगी। क्योंकि सप्तमांश से संतान देखते हैं तो लगन में बैठा ग्रह और लग्नेश भाव से जुड़ी घटनाएं कराते हैं। जैसे कैरियर का देखना है तो D10 के लग्न में बैठा हुआ ग्रह और लग्नेश आपके कैरियर से जुड़ा फल दशा में देंगे। इसी प्रकार से जो ग्रह सप्तमांश के लगन में बैठा है वह भी फल देगा। किसका? सप्तमांश माने संतान का। तो यहाँ पे इस कुंडली से फरवरी 26। अब दूसरी कुंडली पे चलेंगे। दूसरी कुंडली में देखेंगे तो यहाँ अभी सप्तम का स्वामी शनि ही है। दशा चल रही है सूर्य बुध में, सूर्य की अंतर्दशा जुलाई 24 से मई 25 तक। सुबुध में सूर्य, बुध महाराज बैठे हुए हैं राहु के नक्षत्र में और सूर्य महाराज भी बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। राहु पंचम भाव में नहीं है, ना पंचम को देख रहा है, और राहु का संबंध सप्तमांश के लगन से भी नहीं है, तो इस समय में तो नहीं होने वाला। बुध में चंद्रमा को देख लेते हैं। 15 मई 25 से अक्टूबर 26 तक बुध में चंद्रमा। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। बुध और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे से नवम पंचम में है। जिसकी महादशा है उसमें जो अंतरदशा आ रही है, जैसे बुध यहाँ है और चंद्रमा बुध से कहाँ है? पांचवें। तो कुंडली में पांचवा भाव एक्टिवेट करेगा, भले ही यहाँ से नहीं है, लेकिन चूंकि बुध से चंद्रमा पांचवें है तो पांचवा भाव को एक्टिवेट करेगा। चंद्रमा का अगर नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे तो कौन है? गुरु है। गुरु संतान प्रदाता है, संतान का कारक है। तो गुरु का फल चंद्रमा तो विशिष्ट रूप से देगा, जिसके नक्षत्र में होता उसका फल देता ही है। तो गुरु का फल देगा। गुरु शनि को देख भी रहा है, गोचर थोड़ा उस समय का मिलाते हैं। मंगल को देखेंगे, अगला आएगा तो ये बुध के नक्षत्र में, यानी इधर ही संभावना 2026 अक्टूबर 2026 तक इसमें भी बन रहा, चंद्रमा में बुध में। गोचर में उस समय देख लेंगे। आप लोग गोचर निकालिए, 2026 का गोचर निकालिए। क्योंकि पुरुष वाली कुंडली में भी जब संतान का योग बना, दोनों मिला के लेते हैं। फरवरी 26 से शुरू है पुरुष वाले में, तो फरवरी 26 में वहां है और यहाँ अक्टूबर 26 तक प्रॉमिसिंग है। तो फरवरी 2026 की कुंडली खोलिए मोबाइल में, इसी को गोचर बोलते हैं। अब यहाँ ले लीजिए, फरवरी में कोई तारीख ले लीजिए और साल 2026 डाल दीजिए। समय कोई भी ले लीजिए, स्थान कोई भी ले लीजिए। उस समय गुरु मिथुन राशि में रहेगा। फरवरी 2026 में गुरु मिथुन में रहेगा, यानी कहाँ रहेगा? गुरु उस समय यहाँ पर रहेगा और यहाँ से उसकी नौवीं दृष्टि पहुंच जाएगी। तो फरवरी 26 से लेकर के समय उचित आ रहा है अक्टूबर 2026 के बीच में। उपाय के तौर पे क्या बता देंगे? ये जो केतु क्षेत्र स्फुट के साथ में है, तो केतु के लिए कुछ उपाय बताना पड़ेगा ताकि क्षेत्र स्फुट यहाँ पर थोड़ा सा फील फ्री करे।
फ्री फील करे। तो केतु का दान और जप किया जा सकता है, और इस कुंडली में ये एक थोड़ा सा शापित योग है, इसका निदान होगा। शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर, उपाय राहु का ही होगा। उसके बाद जो उचित दशा आने वाली है उस समय में उम्मीद की जा सकती है। शनि राहु को तीसरी दृष्टि से देखे तो व्यक्ति को कभी भी काले जीव जंतुओं पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुंडली से देखें तो अगर शनि राहु को देख रहा हो या राहु शनि में से किसी का भी संबंध आठवें भाव से बन रहा है तो भी, राहु शनि की युति है तो भी सांप मारना, बिच्छू मारना, ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं तो यह दोष और प्रबल हो जाता है, क्योंकि राहु सर्प ही है, और उसके कारकत्व का वध करेंगे तो और भी दिक्कत आएगी। कभी भी शनि राहु को देखे, काल सर्प है, उस व्यक्ति से पूछिएगा क्या सपने में सर्प दिखता है, या नहीं भी दिखा, आपको लग रहा है व्यक्ति चौतरफा परेशान है, हाँ बहारों फूल बरसाओं के बजाय बहारों पत्थर बरसाव हो रहा है उसके जिंदगी में, तो उससे ये चीज सवाल जरूर पूछिए। सपने में नदी, पहाड़, झील, सर्प, सपने में चलते चलते रास्ता खत्म हो जाना, शिव मंदिर दिखना, या किसी भी प्रकार का मंदिर दिखना सपने में, सपने में उड़ना, रात को सोते समय दांत का पीसना, बहुत लोग दांत कटकटाते हैं, तो समझ जाइएगा राहु ही गड़बड़ है, और बड़े स्तर पर गड़बड़ है। उसका उपाय बताया जाना चाहिए। हम बहुत से लोगों की बीमारी इसी से पकड़ते हैं। जब कोई बहुत पीड़ित मिलता है, अभी कोलकाता के एक लोग थे, कंसल्ट किए थे, बड़ी आलीशान जिंदगी थी, सब कुछ ठीक था, कर्जा वर्जा लिए व्यापार बढ़ाने के लिए, उसी में डूब गए। घर से जो जो लक्षण बताए वो सब उन्होंने हाँ किया। पहले तो कुंडली से देखे, लेकिन जब बात करते करते थोड़ा पता चला कि मन में इनके बहुत भय बैठ गया है, यह योग बहुत भय बैठा देता है, घर से निकलने में डर लगेगा कि जैसे निकलेंगे तुरंत कोई मिल जाएगा, डांटेगा डपटेगा, उधार पैसा अपना वापस मांगेगा, जीना हराम। तब हम उनसे पूछे ये सब, तब उन्होंने कहा है ये सब, तब उनको ये सब उपाय, राहु का जप, केतु का जप, वही काल सर्प वाली पूरी शांति होती है, और उड़द और दही की बलि देना इसमें ज्यादा कारगर होता। मतलब ये ऐसा होना, इसका मतलब एक संकेत यह भी है कि आपके कुल देवता और देवी भी नाराज है, अगर ऐसे स्वप्न आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं सपने में मंदिर दिख रहा है, शिवलिंग दिख रहा है, तो बड़ा अच्छा, हमारे ऊपर भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए हैं, हमको बुला रहे हैं कैलाश पे। ऐसा नहीं होता है, कितने स्पेशल नहीं हो गए सपना देख के, वो संकेत मिलता है कि कुछ खराब है। स्वप्न, राहु का अशुभ होना स्वप्न के माध्यम से संकेत देता है, छाया है ना तो वो दे देता है संकेत। सपने में कुत्ता काटने दौड़े, कोई भी जानवर काटे, वैसे भी चलते फिरते अगर आपको कुत्ता ज्यादा देख के आपकी तरफ दौड़े भौंके तो भी राहु खराब है। अगली कुंडली पर चलेंगे, आपके लिए है कुंडली मिलान करना है। आज हमने विविध अलग अलग क्षेत्रों का लिया है, एक जैसा नहीं। संतान का ले लिए, दो कुंडली मिला के, अब एक मैचिंग आप लोगों को करनी है। मैचिंग का डिटेल लिखना है तो लिख लीजिए। नवंबर 28, नवंबर 28, 28 नवंबर 1995, 1995, 2:48, 2 hours 48 minutes, 2:48 AM रात्रि के दिल्ली। ये लड़के की डिटेल है। कन्या की डिटेल है 5 जनवरी 1995, 5 जनवरी 1995, मॉर्निंग 9:05 AM,
9:05, 9 hours 5 minutes, बिजनौर उत्तर प्रदेश, BIJNAUR। मिलान करना है, दिल दिल और दिमाग रखिएगा, क्योंकि एक बार आप लोग देखे हुए हैं। फाइनल डिसीजन क्या देंगे? तो पहले गुण मिलान निकालते हैं। अष्टकूट। गुण मिलान आपके सम्मुख है। आप बताइए, अपने मन में फाइनल डिसीजन लीजिए। दो जगह मिलान करना, एक गुण एक कुंडली। क्या गुण मिलान आप ओके कर रहे हैं? कुछ लोगों ने थम्स अप दिखा दिया, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। चलिए, गुण मिलान में क्या है? ग्रह मैत्री अच्छी है, 100% है। दोनों के राशि स्वामी कौन है? शनि है, इसलिए ग्रह मैत्री ओके है। गण दोनों के राक्षस हैं, 6 का 6 पूरा मिला है, 100% ओके है। भकुट का दोष है, भकुट में अंगा मिला है, अंगा माने कुछ नहीं। नाड़ी का दोष नहीं है। ग्रह मैत्री गण और नाड़ी मिल गया तो हम भकुट को निग्लेक्ट कर सकते हैं, कहीं एक जगह हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो भकुट यहाँ पे कंप्रोमाइज्ड हो गया। और राशि स्वामी दोनों मकर और कुंभ राशि है, एक की मकर है एक की कुंभ है, तो राशि स्वामी जब एक ही ग्रह हो जाता है तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो गुण मिलान हम ओके करेंगे। ऐसा नहीं है 36 गुण मिलेंगे तब अच्छा है। यहाँ पर जो 23 मिला है एकदम से उचित है। ग्रह मैत्री मिल गया तो ऊपर के जो कमी रहे हैं वो सब पूरे हो गए। बृहद ज्योतिष सार में लिखा गया है कि ग्रह मैत्री अगर मिल रही है तो वर्ण वश्य तारा और योनि में जो कम अंक मिले हैं वो पूरे मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये मिलान हम गुण मिलान ठीक मानते हैं, बोल देंगे गुण मिलान से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाएंगे कुंडली पर। कुंडली आपके सम्मुख है दोनों की। अब इस पे डिसीजन ले लीजिए, यहां से भी हाँ करेंगे कि नहीं। लगन मिला लीजिए। उस दिन बताए थे सबसे पहले लगन मैत्री देखिए, दोनों की लगन मैत्री भी है। कन्या और मकर शनि बुध, राशि मैत्री लगन मैत्री दोनों मिल गई, यानी तन और मन दोनों मिल गया। लगन माने तन, चंद्रमा माने मन, तन मन दोनों मिल गया। अब मांगलिक दोनों में देख लीजिए, लड़का मांगलिक है चौथे में, लड़का चौथे में मांगलिक है ना, लड़की भी मांगलिक है। मंगल का भी कोई इशू नहीं फंस रहा है। आगे और कोई योग? सप्तम भाव ठीक है, सप्तमेश गुरु है जो कि सप्तम को वापस देख रहा है। सप्तमेश गुरु कहाँ बैठा है? तृतीय में, वापस सप्तम को देख दिया, ये भी अच्छा योग है। लड़की की कुंडली में सप्तमेश कौन है? चंद्रमा है, यहाँ आके बैठा है शनि के साथ में। शनि के साथ है तो थोड़ा सा मानसिक तकलीफ तो इसको रहेगी, लेकिन इसके कारण से वैवाहिक जीवन पे असर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी वापस गुरु इसको देख रहा है। दूसरा, लगन और राशि दोनों मित्र हैं, लगन और राशि दोनों मित्र हैं, इस छोटी मोटी चीज का असर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आएगा तो चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष का है, कोई इतना बुरा नहीं है। थोड़ा लड़की तनाव वगैरह ले लेगी कुटुंब आदि को लेकर के, लेकिन कोई बहुत विशेष गड़बड़ नहीं है, क्योंकि शनि जो चंद्रमा को प्रभावित कर रहा, मंगल उसे उलझाए हुए है। शनि मंगल भी तो सामने है। शनि मंगल का साथ होना, आमने सामने होना, दोनों की एनर्जी आपस में उलझती है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन मुझे एकदम से ठीक दिख रहा, विवाह करने का ही यहाँ पर डिसीजन दिया जाएगा। गुण मिलान से कोई दिक्कत नहीं, लगन मैत्री हो गई, दो के दोनों मांगलिक हो गए, सप्तम भाव दोनों में गुरु देख रहा है।
तो कोई परेशानी आती हुई नजर नहीं आ रही है। ओके है ना? कितने लोगों का ओके था? जिनका ओके नहीं था वो हाथ उठाएं। जो लोग हाथ उठाने वाले थे। मनीषा जी, आपका क्यों नहीं ओके है? कुछ दिक्कत नजर आ रही है? मनीषा जी कुछ कहेंगी, कुछ कह रही हैं, इनके हिसाब से नहीं मिल रहा। बताइए मनीषा जी। नहीं नहीं, मैंने इस कुंडली के लिए नहीं बोला, आपसे एक कुछ और पूछना था कि जैसे अगर जैसे नवमांश में मैंने एक चीज देखी, आपने उस टाइम ऐसे बोला था मैचिंग के समय कि नवमांश को पहले फोकस नहीं करना है। बट इसमें देखिए दोनों का जो नवमांश लॉर्ड है 6वें हाउस में बैठा है, तो तो उससे इसको नहीं अपन दिक्कत कैसे। है। नहीं जी, नहीं जाएंगे वहां तक। लगन से प्रॉमिस ठीक है तो नौमांस में नहीं जाना है। ओके। जब लगन से प्रॉमिस बिगड़ ही नहीं ठीक है। रही है तो इस प्रकार से हम निकालेंगे तो किसी का भी नहीं मैच कर पाएंगे। बात समझ रही जी हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ मिल ही जाएगा। इतना जी जी परफेक्ट जी। ही होता तो हम लोग कलयुग में पैदा ही क्यों हो जाते। नौमांस को अगर हम और एक देखें सवाल जब, और था जैसे। हाँ नहीं आप वहां से बोलिए। नहीं जाना है। आप लोग तब फाइनल डिसीजन दे ही नहीं पाएंगे कहीं। उलझ जाएंगे, बहुत उलझ जाएंगे। लगन से सारी प्रोमिसेस ठीक आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नौमांस थोड़ा बहुत असर जी। डालेगा स्वभाव वगैरह में। बस लड़के का नौमांस जो है, लगन एकदम से दुरुस्त है। लगन में कोई क्रूर और पापी ग्रह नहीं है। कहाँ नौमांस आपने गड़बड़ देख लिया। यहाँ पर लगन ठीक है। चौथे तो भाव पर लगे गुरु की दृष्टि छठवें है। घर में गया है ना, इसलिए। नहीं, उतने से कुछ नहीं होता। जो 20 रोटी खा पा रहा है और एक लड़की के का में पा जाएगा, सूर्य खा बैठा लेगा। है, जुपिटर बैठा है। कुछ नहीं इसमें सिर्फ दो ही चीज देखिए, लग्न और चतुर्थ, दोनों ठीक है। छठे आठवें 12 में कहीं ना कहीं तो जी। जाएगा। अच्छा गुरु जी, उससे एक चीज और थी। नहीं जैसे है। नवमांश में अगर, एक सवाल था छोटा सा, अगर नवमांश में लग्नेश नीच का हो जाए और सप्तम भाव का स्वामी नवमांश में ठीक रहे, तो शादी के लिए कैसा रहेगा वो? ठीक रहेगा। ओके। ठीक है गुरु जी। लगन का कारक ग्रह अगर नौमांश में नीच का होता है तो उसका स्थान दिया जाता है। तो फिलहाल इस कुंडली में वैवाहिक जीवन के लिए ओके बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में नौमांश में लगन में शुभ ग्रह बैठ गया है। यहाँ शुक्र बैठा है लड़की वाले में, लड़के वाले में चौथे को गुरु भी देख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम परफेक्ट जो ढूंढेगा वो अविवाहित रहे। हम्म। तुलिका जी, परफेक्ट मिला है किसी को? हम, कोई अपने आप को नहीं कह सकता। ये जीवन चलेगा जब एकदम मैचिंग पे उतारू हो जाएंगे, सब कुछ मैच हो जाए। तो दो तन दो मन होने का मतलब ही कहाँ रह गया भैया? दो तन है, दो मन है, तो कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन रहेंगे। हमें देखना वैवाहिक जीवन चल जाए, प्रेम बना रहे, और लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। पुरुष बेचारा पिटेगा, ये तो परम सत्य है। उसमें नहीं कुछ ढूंढना है। आ जाते हैं अगली कुंडली पे, शादी कब होगी। जुलाई 27। अगर मुझे वहां लगन से डाउट हुआ होता तब मैं नौमांस पे जाता। वर्ग कुंडलियां सिर्फ डाउट दूर करने के लिए है, प्रेडिक्शन देने के लिए नहीं है। जुलाई 27, 1993। 27 जुलाई 1993। 18 hours 15 minutes 18:15 सीकर राजस्थान। विवाह कब होगा? अब बात विवाह की है तो हम नौमांस भी खोल लेते हैं। विवाह कब होगा? 1993 का जन्म है। 31 32 साल की आयु हुई है, अभी तक विवाह नहीं हुआ। विवाह में देरी का एक कारण तो आपको साफ नजर आना चाहिए।
ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो आपको लगेगा एवरीथिंग इज ओके, सप्तमे सप्तम में है, शुभ ग्रह शुक्र भी है, होना चाहिए था। लेकिन आपको बताया हूं कि जब सप्तम में बंध्या राशि हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ग्रह बैठा वहीं से थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो जाती है। विवाह और संतान के मामले में बंध्या राशि का इस्तेमाल करना है। सप्तम भाव में दो ग्रह बैठे हैं, दो के दोनों बंध्या राशि में है, इसलिए ये टाइम ले रहा है। नवमास कुंडली देखेंगे तो नवमास के लगन में तो मंगल स्वाग्रही है, मंगल भले पूर्व ग्रह है लेकिन स्वाग्रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि का बैठना भी थोड़ा सा विलंब का कारण है। सप्तम भाव का स्वामी बुध है, नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है, किस राशि में, नवमांश में वृषभ में बैठा है। ये किस राशि तुल्य नवमांश में है, रोगांश में है, छठे भाव के राशि में रोगांश पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा विलंब का कारण जो मुख्य रूप से है यही है। अगर कुंडली मांगलिक होती है तो मंगल भी विवाह में देरी का कारण होता है, नोट करिएगा इस पॉइंट को। अगर कोई कुंडली मांगलिक है और विवाह में का प्रश्न है, विवाह में देरी आदि से जुड़ा, तो मंगल का उपाय बताएंगे, वजन के बराबर दान। अगर कुंडली मांगलिक है और विवाह, हर मांगलिक तो नहीं देरी करता, नक्षत्र वक्षत्र अच्छा मिल गया, मंगल शुभ पड़ गया तो उतना देर नहीं कराता है, लेकिन जितना पीड़ित मंगल मिलेगा उतना देरी होगा विवाह में। तो अगर कुंडली मांगलिक है तो मंगल का भी उपाय विवाह के देरी वाले सवाल में देना है। राजी जी आपके यहाँ सुबह है क्या? बहुत दिन हुआ आपकी आवाज नहीं सुने हैं। सर यहाँ ना 4:20 हुए, 4:20 आफ्टरनून के। हम्म, चलिए तभी वही खिड़की से प्रकाश आ रहा है दिन जैसा, तो हम कहे। हाँ सर। एक तो कारण यहाँ पे बना सर क्या, ये जो आप सर ये आप वीडियोस इसमें यूट्यूब पे नहीं डाल रहे क्या, ये वाले वीडियोस? ऐप में जा रहा है, यूट्यूब पे भी सर डाल, यूट्यूब पे नहीं आ रहा ना, यूट्यूब। डालते हैं बीच बीच में, कभी कभी डाल देंगे। और सर वो लेगोस का मैं आपको अक्षर से नहीं कर पा रही हूँ सर, वो लेगोस का वो ओटीपी आता है लेकिन वो उसको नहीं कर पा रहा। आप देखो, कुछ मैंने डाला, मैसेज भी आपको डाला था। ऐप वाला ना? हाँ सर, ऐप वाला नहीं सर, ये जो मैं मतलब हम लोग अगर कुछ एस्ट्रोलॉजी करना चाह रहे हैं किसी के साथ में, मतलब वो जो आपने ऐप बनाया उसका बता रही हाँ हूँ मैं। उसी का कह रहे हैं। लॉगिन। उसी का वो होगा, उस दिन टेस्टिंग हुआ था ना, तो फिर उसके बाद अब बंद कर दिया गया है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिया गया था, काम चल रहा है उसमें अंदर से। अच्छा। तो फिर से हम ओपन करेंगे जब, तब सबको बताएंगे। और जिसका नहीं हुआ रहेगा वो लोग सिर्फ चिंता करें लेकिन तनाव ना लें। जिनका नहीं हो पाएगा उनके द्वारा, उनका हम खुद अपनी तरफ से करा देंगे एडमिन पैनल से। तो इस ठीक। बात की चिंता ओके। कोई ना ले कि हमारा नहीं हुआ, सबका होगा। ओके वो थैंक यू। टेस्टिंग फेज था ना, तो उस दिन चेक कर रहे थे थोड़ा सर्वर का लोड वगैरह कैसे रहेगा क्या रहेगा। तो कुछ लोगों की ओटीपी अटक रही है, उस पे काम चल रहा है। सर और मैं एक आपको बताना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, मोदी जी यहाँ पे आए थे सर नाइजीरिया में, और उनको बहुत बड़ा अवार्ड लेके गए नाइजीरिया से। आपसे मुलाकात हुई थी? जी सर, हम लोग गए थे सर, हम लोग का जो हम लोग की सिटी है उससे दूसरी सिटी में आए, तो हम लोग लेके गए, फ्लाइट में गए थे, और हम लोग उसी जगह रुके थे जहाँ मोदी जी रुके थे सर, हम्म उसी होटल में। तो सर हम लोग मिले, और हम्म सर उन्हें जो यहाँ के प्राइम वो यहाँ के प्रेसिडेंट है उनको उन्होंने मतलब यहाँ की लैंग्वेज में बोला, तो 5 मिनट तक क्लैप हुआ था, क्योंकि मोदी जी ने उनको मित्र उनकी लैंग्वेज में बोला, तो 5 मिनट तक पूरा नाइजीरिया में जितने लोग थे सब लोग क्लैप कर रहे थे मोदी जी के लिए, बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोदी जी ऐसा हम्म करेंगे। हम्म। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, और उधर के थोड़ा ज्यादा फ्रेंड भी बन रहे हैं ना। हाँ सर। सर बहुत खुश थे हम लोग भी, और मोदी जी भी बहुत खुश थे आके, क्योंकि काफी लोगों ने अच्छा किया यहाँ पे। मोदी जी ने हमको बताया था, वापस आए थे जब, तो हमको बताए थे कि रानी जी की थी। सर पहली बार कोई नाइजीरिया कोई आया प्राइम मिनिस्टर इंडिया से। हम्म, समय में लिखा हुआ था कि जब राजी जी रहेंगी नाइजीरिया तब कोई प्रधानमंत्री जाएगा।
सर मैंने सोचा पता नहीं इंडिया में कभी मुलाकात होगी नहीं होगी, यहाँ तो कर लेते हैं मुलाकात। बहुत अच्छा। इंडिया में मुलाकात मुश्किल है, बाहर जब जाएंगे तो आप लोग मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में हाँ मुश्किल सर है, सर बोल। क्योंकि वहाँ स्वागत करवाना है तो सबका वेलकम करते हैं, इंडिया में नहीं वेलकम है। हम्म। हाँ सर। मेरे सर थैंक यू करने के लिए आज। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं है, यही बंध्या की बाधा है। अच्छा, अब यहाँ पे बुध अपनी ही राशि का है तो इस पे उतना दोष नहीं लगेगा, स्वाग्रही होने पर दोष नहीं लगेगा, कोई अपने ही घर में नहीं बधेगा। शुक्र पे लग रहा है तो शुक्र का सिर्फ यहाँ पे मंत्र जाप बताया जा सकता है। दूसरा, हम नक्षत्र स्वामी भी देखेंगे। बुध गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है, गुरु गड़बड़ नहीं है। और शुक्र मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अब हम विवाह के लिए समय निकाल लेते हैं। विवाह किन किन दशाओं में होगा ग्रहों को आप 1 मिनट खुद से पहले नोट करिए। दशा ग्रहों के नाम लिखिए जो 7वें भाव को, जैसे हम बताते हैं भाव में बैठा ग्रह भावेश नक्षत्र वगैरह देख के, तब महादशा और अंतरदशा मिलाते हैं। एक ग्रह तो सप्तमेश बुध हो गया, एक क्या हो गया, बुध। दूसरा, सप्तम भाव में और कोई ग्रह बैठा है, शुक्र। और शुक्र कारक भी होता है, पुरुष की कुंडली है ना, तो शुक्र हो गया। अगला, सप्तमेश बुध है। बुध किसके नक्षत्र में है, गुरु के। गुरु की दशा अंतरदशा। और आखिरी, उस ग्रह को ढूंढिए जो सप्तमेश के नक्षत्र में हो, बुध के नक्षत्र में हो या कारक के नक्षत्र में हो। बुध के नक्षत्र में एक तो राहु है, सप्तमेश के नक्षत्र में। और शुक्र के नक्षत्र में कौन है, शुक्र या बुध के, शुक्र के नक्षत्र में मंगल है। शुक्र के नक्षत्र का में जो है उसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है पुरुष के लिए, इसलिए जो ग्रह शुक्र के नक्षत्र में बैठा होगा शुक्र उससे अपना फल ले लेगा। अब मिलाइए महादशा और अंत। अच्छा, मंगल भी इसमें 2 जगह से होगा। जैसे ये मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, ये तो कारण है ही, दूसरा नवमांश का तो लग्नेश भी तो है। अब महादशा अंतरदशा पे चलिए। बुध की महादशा है तो बुध सप्तमेश है, पहला प्रॉमिस मिल गया। दूसरा प्रॉमिस लीजिए, बुध में सूर्य का अंतर अप्रैल 25 तक चलेगा और सूर्य हमें नहीं मिला है, सूर्य वैसे भी अष्टम में है, तो सूर्य नहीं। चंद्रमा को लीजिए, चंद्रमा हमें यहाँ नहीं मिला है इन ग्रहों में, चंद्रमा में भी प्रॉमिस कम है, अप्रैल 25 से सितंबर 26 तक। चंद्रमा 11th हाउस में है, नौमांश में अष्टम में है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन एक संभावना मुझे नजर आ रही है। अप्रैल 25 से चंद्रमा का जब अंतर आएगा, उसी समय गुरु का गोचर भी यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिएगा। महादशा मिलेगी आपको और गोचर मिल जाएगा, गुरु का अंतरदशा नहीं मिल रही है। 2 टाइमिंग में यहाँ पे देने वाला हूं। एक तो बुध में मंगल का टाइम है, ये ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बुध सप्तमेश है महादशा, और मंगल जो है शुक्र के नक्षत्र में भी है और नवमांश का लग्न लॉर्ड भी है। तो बुध में मंगल तो है ही, इसमें भी बुध में मंगल में हम चले जाएंगे बुध और शुक्र के प्रति अंतर पर। लेकिन हम अगर बुध और चंद्रमा में एक पॉसिबिलिटी देखें, तो बुध में चंद्रमा में वह टाइम फ्रेम जब गुरु इस भाव में गोचर करेगा, मई से लेकर के अक्टूबर लास्ट तक।
तो या तो 25 में मई से अक्टूबर तक में हो जाएगा, अन्यथा फिर बुध में जाएगा मंगल। और इसमें भी अंतर दशा लीजिए, बुध में मंगल में 7वें भाव के स्वामी और शुक्र का जो पड़ जाए, 7वें भाव का स्वामी बुध है, यही पड़ेगा 2027 मार्च 2027 से शुक्र का पूरा अंतर ले लेंगे, इतना टाइम फ्रेम प्रत्यंतर अगस्त 27, यानी विवाह की पॉसिबिलिटीज या तो 2025 में मई से अक्टूबर तक में हो जाएगी, क्योंकि जब गुरु यहाँ गोचर करेगा तो ध्यान दीजिए जरा, 7वें भाव में जब गुरु अगले साल गोचर करेगा तो भाव से भी जाएगा, भावेश से भी जाएगा और कारक से भी होके जाएगा। कई जगह से 7वें भाव को पूरा कैप्चर कर रहा है, भाव को, भावेश को और कारक को। तो अगले साल की एक पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं हुआ तब फिर वही बुध में मंगल में बुध का प्रत्यंतर वहां तक जाएगा। और जो संभावना अगले साल बन रही है उस संभावना को बढ़ाने के लिए क्या करें, शुक्र का जप करवा दें। बंधन जो है इसको लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसे प्रसन्न करना चाहिए। रुद्राक्ष भी पहनाया जा सकता है, लगन के तो मित्र है नहीं तो बुध और शुक्र का रुद्राक्ष भी दिया जा सकता है। शेष उपाय करना अपने हाथ में है, फल देना और लेना अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है। होता वही है जो प्रभु की इच्छा है, उपाय काम कर जाते हैं। वैसे ही जैसे बुखार है, पैरासीटामॉल खाए बुखार उतर गया। अब लेकिन अब बुखार में बुखारा हो जाए, मस्तिष्क ज्वर हो गया, दिमाग पे बुखार चढ़ा है, तो नहीं काम करेगा। दूसरी बात यह है, हम सिर्फ माध्यम हैं, हम आप उपाय कर सकते हैं, लाभ ईश्वर देगा, वो डिसाइड करेगा कहाँ किसको। जब श्रेय मिलना होता है तो आपके सच्चाई जो है वो समझिए। एस्ट्रोलॉजर जब ये सोचता है कि मैंने बताया हो गया तब वो बेवकूफ है। जब ईश्वर को आपको श्रेय देना होता है तो आपके बताए गए उपाय काम करते हैं, उसी में आपको श्रेय मिलता है, यश मिलता है राजेश जी। और आप कितने ही एस्ट्रोलॉजर हैं, यश नहीं देना है ईश्वर को आपको तो आपके उपाय काम नहीं करेंगे। जिनकी कुंडली अच्छी है, जिनकी कुंडली में यश लिखा है, वृद्धि लिखा है, उनके उपाय अपने आप 90% काम करेंगे, क्योंकि वो कुंडली ही वैसे लेके बैठे हैं कि वो जो करेंगे उनकी कुंडली में यश है तो यश मिलेगा उनको। अब नहीं है अनुराग जी अगर कुंडली में यश, तो उनके उपाय कहाँ से काम करेंगे। तो आ जाते हैं अगली कुंडली पर। इन्होंने बहुत सीधा सा और सिंपल सा सवाल पूछा है और आप लोगों के लायक सवाल है। कुंडली में सब कौन कौन से दोष हैं, मतलब कौन सा उपाय करें, कौन सा रत्न रुद्राक्ष और उपाय रेमेडी से जुड़ा पूरा सब कुछ है। हम इसमें आपको 3 से 4 मिनट का समय दे रहे हैं, कारण सहित आपको बताना होगा अगले को कि कौन कौन सा उपाय कर लेवे। और कोई सवाल नहीं था कि कौन सा उपाय कर लें, रुद्राक्ष क्या पहन लें, स्टोन क्या पहन लें, जो दोष है उसके लिए क्या कर लें, बस। ऐसे काफी लोग मिलते हैं उनको कुछ और प्रॉब्लम नहीं, वो सिर्फ उपाय बता दीजिए वो करते रहेंगे फिर कराते रहेंगे। ये भी नहीं बताएंगे कि ये तो उससे जीवन में कुछ असर पड़ा नहीं पड़ा, 6 महीने बाद फिर आएंगे कहेंगे अब जो करना हो करा दीजिए। ऐसे ऐसे हैं लोग हमारे पास, वो पैसा वैसा जमा करके 6 6 महीने भूल जाते हैं, 6 महीने बाद हम मैसेज डालते रहेंगे 10 12 15 दिन, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बंद कर देंगे, 2 4 पेज आगे बढ़ा के लिख के। फिर 6 महीना बाद वो लोग आएंगे, रजिस्टर पे चढ़ा रहेगा। देखिए पहले इनके स्टोन पे चलते हैं। मिथुन लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी बुध है और बुध महाराज नवम भाव में अच्छे बैठे हैं तो पन्ना दिया जा सकता है, पन्ने में कोई डाउट नहीं है, इमरल्ड पहन सकते हैं। दूसरा कारक इनका शुक्र है, 10वें भाव में बैठा है
और शुक्र सूर्य के साथ होकर के अस्त है, तो शुक्र का भी स्टोन इनको देना है। बुध शुक्र का स्टोन डन है। शनि का नहीं देना है, ये सबको क्लियर होगा। 12वें के शनि का स्टोन बिल्कुल नहीं, शनि का स्टोन नहीं देना है। शनि अच्छा ग्रह है, कारक ग्रह है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो शनि को कैसे सही किया जाए, क्योंकि है 12वें में, तो स्टोन दे नहीं सकते। ऐसे ही ग्रहों के लिए रुद्राक्ष का रिकमेंडेशन मैं बताता हूँ। तो शनि के लिए क्या पहनवा देंगे, रुद्राक्ष पहनवा देंगे। तो पन्ना हो गया, ओपल हो गया, और शनि का रुद्राक्ष हो गया। क्या कुंडली में चंद्रमा भी अस्त है? इनको पूरा उपाय चाहिए ना। चंद्रमा धन भाव का स्वामी है, और ये भी सूर्य के साथ है, अस्त ही है, स्टोन दे नहीं सकते। चंद्रमा के लिए भी रुद्राक्ष दे देंगे। दो मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का हो गया, सात मुखी रुद्राक्ष शनि का हो गया। गुरु और मंगल भी ठीक नहीं है अष्टम भाव में, दोनों ही मारक ग्रह होते हैं। हालांकि ये उच्च है, नीच भंग है, वो अलग बात है। ये धन वगैरह दिलाएगा, अष्टम में है, कठिनाई से दिलाएगा, लेकिन ये दिलाएगा। लेकिन कारकत्व तो पीड़ित होता है 8वें जाने से। मंगल और गुरु का भी रुद्राक्ष दिया जा सकता है। इतना इसलिए क्योंकि इन्होंने पूछा ही यही है कि सभी उपाय बता दीजिए जो जो करना है। तो मंगल के लिए 3 मुखी, गुरु के लिए 5 मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष, ये बन जाएगा पूरा एक कवच, एक दाना रहेगा। बुध शुक्र का स्टोन। सूर्य को वैसे ही छोड़ देंगे। काल सर्प है इस कुंडली में, काल सर्प की क्या बता देंगे, शांति। 5 घर लगातार खाली है, स्पष्ट काल सर्प है, क्योंकि और कोई ग्रह इनके साथ भी नहीं है। काल सर्प दोष की शांति, पन्ना ओपल, और 6, 8, 12 में बैठे ग्रहों का रुद्राक्ष। वैसे आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, किसी भी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे हुए ग्रह के लिए आप हमेशा रुद्राक्ष बता सकते हैं। जितने बैठे हैं सबके लिए रुद्राक्ष बताया जा सकता है। कभी कभी रुद्राक्ष का फीडबैक बड़ा अच्छा आता है कि जब से पहने हैं लाभ है। रुद्राक्ष का फीडबैक अच्छा आ जाता है। ये है अगली कुंडली। डेट ऑफ बर्थ लेना चाहें तो 24 दिसंबर 1986। तिवारी जी, अगर कुछ एक्स्ट्रा दिखा होगा उपाय बताने में तो ठीक है, एक दो आपको एक्स्ट्रा या कम ज्यादा दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हम वही बता दें जो आपके दिमाग में हो। अब इसमें जो है, हाथ ना उठाइए, अनम्यूट नहीं करने वाले हैं किसी को। 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986, 10:14 PM, 22/14, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। ये मेडिकल की दुकान चलाते हैं, और उसी के साथ साथ इन्होंने दुकान खोला है पूजा पाठ से जुड़ा हुआ। अब मेडिकल बंद करके पूर्ण रूप से यही काम करना चाहते हैं, पूजा पाठ आदि के सामान, मतलब एक एस्ट्रोलॉजी स्टोर हो गया। एस्ट्रोलॉजी सीखे भी हैं, न्यूमरोलॉजी सीखे भी हैं। तो इनका सवाल है, क्या इस काम को पूर्णकालिक किया जा सकता है? क्योंकि मेडिकल वाला काम भी मतलब कोई बहुत अच्छा नहीं था, इसमें भविष्य तलाशने का प्रयास है। तो चलिए देखते हैं। सवाल है कैरियर से जुड़ा, लगन के साथ D10 रखेंगे। सिंह लगन की कुंडली है, लग्नेश सूर्य पंचम भाव में गुरु की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य का उप नक्षत्र स्वामी भी यहाँ पर गुरु ही है, लग्नेश का उप नक्षत्र स्वामी। इसका नेचर पे बड़ा असर पड़ता है, उप नक्षत्र वाला पढ़ाएंगे कभी। गुरु के करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर रहेंगे, क्योंकि लग्नेश गुरु के, सूर्य जो है गुरु के उपनक्षत्र में है, और गुरु है आध्यात्मिक ग्रह, तो गुरु के नाते ये सीख रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ, पुरोहिताई, पंडिताई, पढ़ाना लिखाना, ये जो बौद्धिक कार्य है, पढ़ाना लिखाना, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, हस्तरेखा, वास्तु, ये सब गुरु और बुध में आएंगे। गुरु और बुध में आते हैं। अब इस कुंडली में बुध तो चौथे से बैठ के दसम को प्रभावित कर रहा है, और गुरु भी केंद्र में है।
अगर हम आपको एक बार एक सूत्र भेजे थे पीडीएफ लिख के कैरियर निर्धारण के लिए, पीडीएफ गया है, देखिए D10 में गुरु और बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हैं। वहां पे हमने डिसीजन लेना आपको राशि से ही बताया था, किस राशि में सबसे अधिक ग्रह बैठे हैं। लगन कुंडली में मंगल की राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में यहाँ 2 ग्रह हैं। और लेकिन जब आप D10 में आते हैं तो मेजर प्लैनेट्स जो है सब गुरु और बुध की राशि में, शुक्र राहु 2 ये हो गए, चंद्रमा गुरु हो गया, और लगन में केतु बैठा है ये भी। तो गुरु और बुध का प्रभाव अधिक है, इसलिए इनको इस काम को करना चाहिए, परेशानी नहीं आएगी। और इधर जो है गुरु की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा भी चल रही है, ये काम करें। राहु 8वें में है तो इसलिए हर काम में शुरुआत में रुकावट विघ्न बाधा तो आएगी ही। किसी भी काम को करने पर इनको 18 महीने टिकना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। राहु के लिए ये कंटिन्यूअस दान करें, वैसे काल सर्प दोष भी है, इन्होंने शांति कराई है, बावजूद इसके राहु का दान वगैरह करते रहना चाहिए ताकि विघ्न बाधाएं खत्म रहें। और जो राशि है इनकी कन्या, इस पे कोई 7.5 वगैरह तो नहीं चल रही है। आगे रिजल्ट और अच्छे आएंगे। केतु शुक्र, आगे रिजल्ट और अच्छा आएगा। शनि की महादशा आएगी 2036 में, और शनि महाराज कुंडली में चौथे में बैठे हैं, बुध के साथ है, कर्म कारक है। ठीक है, आगे भी मतलब कर सकते हैं काम ये। पीडीएफ पढ़िएगा, उसमें समझ में आएगा। हमारा काम सिर्फ पीडीएफ भेजना है, आपका काम उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं है। नहीं पढ़ते हैं। आज एक पीडीएफ भेजे थे, उसमें से कुछ गलत टाइपिंग हो गई थी गोचर का, किसी ने मैसेज नहीं किया, गलत हो गया है। एक हिरेन जी ने किया था तो उसको बाद में सुधारे, फिर गलत टाइप कर दिए जब सुधार के भेजे। दिमाग बटा हुआ था उस समय। ये है बाई बर्थ हार्ट की प्रॉब्लम है, बिटिया है। डेट ऑफ बर्थ लीजिए, November 28, 2024, 28 नवंबर 2024, अभी जल्दी का ही जन्म है। 9:56 सुबह, गाजियाबाद। दिस इज अ न्यू बॉर्न बेबी एंड हैज ए हार्ट प्रॉब्लम, जैसे दिल में कुछ दिक्कत है, सांस वास फूलने लगती है। डॉक्टर ने दिल में परेशानी बताया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली जब नवजात कोई होता है तो उसकी जो कुंडली होती है, वही कुंडली उस समय का गोचर भी तो होती है। लगन छठे में है वर्तमान में ही, गुरु छठे भाव में है। और असर देखिए कितना जबरदस्त देता है। गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है? मंगल के। मंगल का फल देगा कि नहीं देगा? अष्टम में नीच का मंगल। हाय दैया, क्या होगा? मंगल अष्टम में वैसे खराब फल देता है, अच्छा नहीं है सेहत के लिए। कारक वारक होगा वो तो तब होगा जब धन वन देने का समय आएगा ना। कारक मतलब ये थोड़े है कि आपका प्राण जो है, प्राण वो फेविक्विक लगा के चिपका दिया है। कारक का मतलब सिर्फ यही है कि वो अच्छे प्लेसमेंट में, अच्छे योग में है, तो कारक जीवन को आगे बढ़ाएगा, धन सुख समृद्धि देगा। एक तो खुद गुरु छठे में है, ऊपर से 8वें भाव में नीच के बैठे हुए मंगल के नक्षत्र में है। और हार्ट की प्रॉब्लम में सूर्य जरूर शामिल होगा। सूर्य पे शनि की दृष्टि चली गई, जब ये दोनों योग जो संभालने वाले थे ये कमजोर पड़े तो शनि ने और अधिक यहाँ पर दबाव दे दिया है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। सूर्य शनि के नक्षत्र में है, शनि से दृष्ट है, शनि के नक्षत्र में है। बालारिष्ट योग बना हुआ है कुंडली में। लगन पीड़ित है, बुध भी होता है बालारिष्ट में, बुध चंद्रमा लग्न। लगन पीड़ित, बुध पीड़ित, चंद्रमा भी पीड़ित है क्योंकि सूर्य के पीछे है। राहु की महादशा में जन्म हुआ है, राहु की महादशा चल रही है। राहु मारक शनि के नक्षत्र में बैठा है। अब ये निकले
दशा वशा देखिए, इसके बाद राहु में, राहु के बाद फिर गुरु आएगा। गुरु जब दशा में आएगा तो मंगल वाला जब फल देगा, फिर उसके बाद मारक शनि ही आएगा। कुछ आयु के लिए प्रॉमिस यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, दिक्कत ही दिक्कत है। इतने से चीजें क्लियर है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अनुराग जी, आप आए थे चले गए? अभी अनुराग जी आप लोगों के लिए एक मैसेज ड्रॉप करेंगे। अभी है नहीं, चलिए आराम करिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। 1 घंटा हो गया, आज हम थोड़ा थके भी हैं। आ रहे हैं अनुराग। अब आप लोग अनुराग जी से थोड़ा सा बात कर लीजिए। लीजिए। आप लोगों में कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर के लिए इच्छा जताई थी, परासर लाइट वाली। आप लोगों के बार बार मैसेज आ रहे हैं और कॉल भी आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सूचना है। हाँ, वो बताना चाह रहे हैं हम। एक्चुअली क्या है, परासर वालों से बात हुई है, तो इसके पहले बात हुई थी हमारी, उसमें लगभग 28 से 30 लोगों ने लिया था। तो उन लोगों ने हमको 22,000 में दिया था। अभी क्या है, अगर 50 लोग एक साथ ले रहे हैं तो वो हमको 18,000 के समथिंग देंगे। तो अभी टोटल 18 लोगों ने हमको मैसेज किया है, अगर आप लोगों को लेना है तो 50 लोग हो लीजिए, 18 में मिलेगा। जैसे अभी आप लोग 1 बाई 1 ले रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, 22,000 रुपये में ही वो दे रहे हैं। उसमें आप लोगों का भी प्रॉफिट है, और हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का प्रॉफिट हो। एक्चुअली उनको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत क्या है, एक लोगों पे मान के चलिए 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो अगर लेना है तो एक साथ आप लोग ले लें तो वो अच्छा रहेगा। या फिर आप अपने तरफ से भी ले सकते हैं, लेकिन एक साथ में अगर आप लेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो आप वैसे भी ले सकते हैं। और दूसरा, मेरे आने का एक रीजन और था, कुछ लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे डॉक्टर विनोद जी हैं, आपको कई बार हमने कॉल किया। हमने किस लिए कॉल किया आपको भी पता होगा और हमको पता है, ऐसे बाकी लोग और कुछ लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो कृपया करके जिस लिए हम कॉल करते हैं, आप लोगों को पता है, वो चीज कर कुछ दीजिए। लोगों का शुल्क बाकी है, वही जमा कर दीजिए। घुमा फिरा के बहुत बात क्या करना है, जिनका जो भी बाकी है जमा कर दें। और इसमें 10-5 लोगों को निःशुल्क भी हम जोड़े हैं, उनकी स्थिति नहीं है ठीक। तो उन लोगों को छोड़ के जिन लोगों का जो बाकी है, जो सक्षम है, उतना कर दीजिए। अब आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए, जो जमा